राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आज अपन बात करेंगे आगे अपने चैप्टर पर, अपने अध्याय पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन पढ़ रहे थे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपन ने विशेषताओं पर बातें कर ली थी। आज जो आगे बातें करेंगे, अपन देखने वाले हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण। किस वर्गीकरण की बात करेंगे? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की वर्गीकरण की अपन बात करने वाले। लो भाई, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण। जब अपन इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है, जिसे आधार बनाकर अपन इस मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने को जरूरत रहेगी एक राजस्थान के मैप की। तो सबसे पहले एक राजस्थान का छोटा सा प्यारा मैप बना लेते हैं। लो भाई, अपना प्यारा सा राजस्थान का एक छोटा सा मैप बनाने की अपन कोशिश करते हैं। ये बना लिया अपन ने, क्या प्यारा राजस्थान। और इस राजस्थान में अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो है अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण की। अगर बात करें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो यहाँ से जो पहले अपने को देखने को मिलता है, ये पूरा भाग अपने को क्या देखने को मिलता है? ये पूरा भाग अपने को उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देखने को मिलता है। इसमें से मैंने आपको कहा एक वर्षा रेखा, और इस वर्षा रेखा का नाम अपन क्या रख लेते हैं? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कितनी समवर्षा रेखा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांट देती है। एक का नाम अपने को देखने को मिलेगा, है ना? एक का नाम तो अपने को देखने को मिलेगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या देखने को मिलेगा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और एक का नाम अपने को देखने को मिलेगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यानी अपन कह सकते हैं ये वाला जो भाग है, इसका नाम अपने को क्या देखने को मिल जाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये लो भाई, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और ये अपना कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इन दोनों को अलग कौन करता है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो मैंने कुछ आपको ये बातें बताने की कोशिश की, जैसा कि आपको ये आगे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में भी अपन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके इसे भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें जो अपने को देखने को मिलेगा, एक ऐसा भाग देखने को मिलेगा जो बालू का स्तूप युक्त होगा। बालू का स्तूप का मतलब है रेत के टीले, रेत के धोरे। ऐसा भाग होगा जहां पर अपने को रेतीला भाग देखने को मिलेगा, और एक ऐसा भाग होगा जहां पर अपने को रेतीला भाग नहीं देखने को मिलेगा। यानी अपन कहेंगे एक ऐसा भाग जो बालू का स्तूप युक्त है और एक ऐसा भाग जो बालू का स्तूप मुक्त है। तो अपन इसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में विभाजित कर देंगे।
यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने दो उपभागों में बांट देंगे अपन, दो उपभागों में बांट देंगे। एक का नाम अपने को देखने को मिलेगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक तो नाम अपने को क्या देखने को मिलेगा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक नाम अपने को क्या देखने को मिलेगा, एक नाम अपने को देखने को मिलेगा बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये लो भाई, अपने को एक देखने को क्या मिल गया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। एक अपने को देखने को मिल गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मैंने कहा अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना है तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। अपन देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण, और इस वर्गीकरण में मैंने कहा कि भैया एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी ये वाली रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांट देती है। एक अपना शुष्क मरुस्थल और दूसरा अपना आ जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। मैंने कहा ये जो मरुस्थलीय वाला प्रदेश है, इसमें अपन बालू का स्तूप को आधार बनाकर दो भागों में से बांट सकते हैं, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक इसी प्रकार अपन अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी चार उपभागों में विभाजित कर सकते हैं। उनके भी अपन बारी से नाम देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को एक देखने को मिलेगा, जो ये डॉट लगा रखा है यहीं पर अपने को एक देखने को मिल जाएगा घग्गर प्रदेश। क्या देखने को मिल जाएगा, घग्गर प्रदेश। और घग्गर के नीचे अपने को एक देखने को मिलेगा शेखावटी प्रदेश। क्या देखने को मिलेगा, शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। फिर उसके बाद में अपने को क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद में अपने को देखने को मिलेगा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और अंततः अपने को क्या देखने को मिलेगा, जिसे अपन कहते हैं लूनी बेसिन। क्या कहते हैं, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, या फिर इसे अपन कह सकते हैं गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश। अब देखना, ये पूरा का पूरा आपको क्या देखने को मिल रहा है, मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण। अपन इसमें लिखे गए प्रत्येक शब्द पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको पीछे स्लाइड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण, उसकी मैंने एक रूपरेखा बनाने की कोशिश की, जिसमें से मैंने कहा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को आधार बनाकर अपन शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल है ना, मरुस्थल को दो भागों में बांट देंगे। मैंने कहा कि जो शुष्क मरुस्थल है उसमें बालू का स्तूप को आधार बनाकर अपन उसके कितने भाग कर देंगे, दो भाग कर देंगे, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। फिर मैंने कहा जो अर्ध शुष्क वाला भाग है इसके चार अपने को उपभाग देखने को मिलते हैं, एक अपने को घग्गर, एक अपने को शेखावटी, एक नागौरी उच्च भूमि और एक अपने को गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन देखने को मिलता है, जैसा कि स्लाइड पर लिखा हुआ था। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी वर्गीकरण में जो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं, किस पर बात करने वाले हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करने वाले हैं। तो आ जाओ सीधे साधे तरीके से अपन बात कर लेते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश
ये लो भाई, ये बालू का स्तूप कैसा प्रदेश आ गया? मुक्त प्रदेश आ गया। अपन कहते हैं कि जो मरुस्थल है, मरुस्थल में अपन तीन प्रकार देखते हैं। एक रेतीला मरुस्थल, एक ऐसा मरुस्थल जो पथरीला है, और एक ऐसा मरुस्थल जो मिश्रित है। ये किस प्रकार का अपना का मरुस्थल देखने को मिल रहा है? इसमें अपन कह रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी यहाँ पर रेत नहीं है। रेत नहीं है तो ये कठोर भाग है, और कठोर मरुस्थल को अपन क्या कहते हैं? हमादा। तो इस भाग को किस नाम से भी जाना जाता है? हमादा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हमादा। किस बात की बात कर रहा हूं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, और इस भाग को अपन क्या कहते हैं? हमादा। ये जो अपना मरुस्थल वाला भाग है, इस मरुस्थल वाले भाग में ये अपना कितना प्रतिशत है? 41.50%, और ये है 58.50%। क्या किया ये मैंने? दो, ये जो 41.50% भाग तो कौन सा है? हमादा है मरुस्थल का, और जो शेष बचता है वो कौन सा है? वो अपने रेतीले मरुस्थल का है, जो अपन आगे जब देखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज ये बतानी थी कि ये जो मरुस्थलीय प्रदेश का कितना भाग है, तो अपन ये कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश का कितना भाग अपने को देखने को मिलता है? इस मरुस्थलीय प्रदेश में इसका अपने को भाग देखने को मिलता है 41.50%। इस भाग को हमादा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इसका परसेंटेज कितना देखने को मिलता है? 41.50%। फिर तीसरी बात, सर यहाँ पर जो है इस वाले भाग में अपने को कितनी वर्षा देखने को मिलती है? अपने को इस वाले भाग में अगर बात करें तो इस वाले भाग में अपने को वर्षा जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 0 से 20 सेंटीमीटर। कितनी देखने को मिलेगी? 0 से 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में याद रखना, कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किसका उपभाग है? अपन कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। इसका मतलब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ अपने को देखने को मिलता है? तो शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश का अपने को विस्तार देखने को मिलता है मोस्टली अपन कह सकते हैं एक तो बीकानेर, फिर उसके बाद अपन कह सकते हैं जैसलमेर, और फिर उसके बाद में अपन ये भी कह सकते हैं कौन सा? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसमें एक और ऐड कर लो बालोतरा। तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, या फिर अपन कह सकते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, है ना? उसका विस्तार अपने को देखने को मिलता है इन वाले जिलों में। मैंने कहा यहाँ पर वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। इस वाले भाग को हम हमादा कहते हैं। ये मरुस्थलीय प्रदेश का कितना भाग है? 41.5% भाग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं और आगे चलकर अपन देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में। जरा ध्यान से देखना। लो भाई, क्या बना दिया? राजस्थान बना दिया। और इस राजस्थान में ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग अपना कह सकते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर अपन इसी के अंदर देखते हैं जो कौन सा देखने मिलेगा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में अपन क्या कहते हैं? सबसे पहले इस भाग को अपन क्या कहते हैं? हमादा। तो सबसे पहले अपन जानेंगे हमादा क्या है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इस राजस्थान वाले मैप को क्या करना पड़ेगा? झूम करना पड़ेगा। जैसे ही अपन राजस्थान वाले मैप को झूम करते हैं अपने को कुछ दिखाई देगा। अपने को क्या दिखाई देगा वो ध्यान से देखना। तो आप इसमें देखोगे कि आपको इसमें एक त्रिभुजाकार आकृति देखने को मिलेगी।
क्या देखने को मिलेगी? त्रिभुजाकार आकृति देखने को मिलेगी। ये त्रिभुजाकार आकृति जो है, यहाँ पर याद रखना फलोदी, फलोदी के बाद में पोकरण, पोकरण के बाद में बालोत्रा। तो याद रखना फलोदी, पोकरण और बालोत्रा के मध्य स्थित त्रिभुजाकार पथरीला मरुस्थल है ना, पथरीला मरुस्थल या फिर चट्टानी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो अपन इसे कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं अपन? इसे अपन कहते हैं हमादा। क्या कहते हैं? हमादा। फलोदी, पोकरण और बालोत्रा के मध्य स्थित त्रिभुजाकार पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? हमादा कहलाता है। इस हमादा की खास बात और है, इस हमादा की खास बात और है, इसके अंदर अपने को एक चीज देखने को मिलती है ऐसे, इसके अंदर अपने को ट्रसरी कालीन, कैसी? ट्रसरी कालीन लाठी सीरीज देखने को मिलती है। और जब अपन लाठी सीरीज की बात करते हैं तो ये लाठी सीरीज अपने पोकरण से लगाकर मोहनगढ़ है ना, पोकरण से लगाकर मोहनगढ़ के मध्य 60 किलोमीटर से भी अधिक है ना, 60 किलोमीटर से भी अधिक भूगर्भीय एक जल पट्टी है। कहते हैं इसके अंदर जो जल है इसके अंदर जो जल है वो अपने वैदिक काल में चल रही नदी सरस्वती नदी का माना जाता है। अब बात रही है कि ये अपने को एक बंजर मरुस्थल में, बंजर मरुस्थल में एक पानी का अवशेष देखने को मिलता है। एक लंबी किलोमीटर दूरी में अपने को पानी का अवशेष देखने को मिलता है या पानी देखने को मिलता है। और इस मरुस्थली वाले भाग में अपने को आसपास क्या देखने को मिलती है? हरियाली भी देखने को मिलती है। यानी अपने को आसपास कौन सी घास देखने को मिलती है? सेवन घास भी देखने को मिलती है। इस कारण अपन कहते हैं कि भैया जो ये लाठी सीरीज है, कौन सी सीरीज? लाठी सीरीज जो है किसका उदाहरण है? नकलिस्तान का भी उदाहरण है। इसी लाठी से जो ये सेवन घास है, आपको पता होगा कि सेवन घास में गोडाउन को रहना पसंद है, इसलिए अपन सेवन घास को गोडाउन की शरण स्थली भी कहते हैं। यहाँ पर इसके अलावा अपने को एक और चीज देखने को मिलती है जिसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने कहा था। एक यहाँ से अपने को क्या देखने को मिलता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान या फिर अपन क्या कह सकते हैं? अक्कल गांव। क्या देखने को मिलता है? अक्कल गांव देखने को मिलता है। उसी अक्कल गांव से अपने को प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष देखने को मिलते हैं। और ये वनस्पतिक जो अवशेष है अपने को जुरासिक काल के देखने को मिलते हैं, मेसोजोइक एरा के हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो आज जो अपन ने बात की है आज अपन ने बात की है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। किसकी बात की है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। और उससे पहले कुछ मैंने ऐसा वर्गीकरण करके दिखाया। कल जब अपन बात करेंगे तो अपन बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की, लेकिन आज मैंने बात किस पर की है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। उससे पहले कुछ ये वर्गीकरण था, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमसे नियमित जुड़े रहें और अपने जियोग्राफी का ज्ञान बढ़ाते रहें और अपने साथियों के साथ भी हमारी बात को जरूर साझा करें। धन्यवाद।